जय मूल्यवासी साथियों, एक बार फिर आपको एक नए विषय पर हम एक कंपेरेटिव नॉलेज दे रहे हैं और वो विषय है बैलेट पेपर और ईवीएम में क्या अंतर है, बैलेट पेपर के क्या फ़ायदे हैं और ईवीएम के क्या फ़ायदे हैं, बैलेट पेपर के क्या नुकसान हैं और ईवीएम के क्या नुकसान हैं। और आज के वर्तमान में इतना विरोध के बाद भी सत्ताधारी पार्टियां ईवीएम को लागू क्यों रखना चाहती है, इस विषय पर आज अपन बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि बैलेट पेपर क्या है और बैलेट पेपर के फायदे क्या हैं। जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो यदि आम जनता का कोई भी ऐसा काम अटक जाता था या कोई अत्याचार होता था या कोई विवाद उठता था तो सत्ताधारी पार्टी, एमएलए, एमपी, सांसद या नगर पार्षद तुरंत ध्यान देते थे, क्योंकि उनको पता था कि यदि अगर मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया या कानून व्यवस्था को बनाए रखने में यदि मैंने ध्यान नहीं दिया तो जनता मेरे से रूठ जाएगी और आने वाले समय में मेरे खिलाफ वोट डालेगी और मैं हार जाऊंगा। इसीलिए जो भी जनप्रतिनिधि होते थे वो अपनी जनता का पूरा ख्याल रखते थे और जनता की रक्षा के लिए भी तैयार रहते थे। और इसी कारण से शासन और प्रशासन पर भी जनप्रतिनिधियों का काफ़ी कंट्रोल होता था और वो आपस में जानबूझ करके चल करके भी या कैसे भी करके वो जनता के विरुद्ध षड्यंत्र रच नहीं पाते थे, और रचते थे तो कहीं न कहीं ऐसा जबरदस्त विरोध होता था जिसका सामना प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर पाते थे। अब इन्होंने बैलेट पेपर को क्यों हटाया, ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है। इन्होंने ये बोल करके हटाया कि बूथ कैप्चरिंग होती है, सिक्योरिटी ज़्यादा लगानी पड़ती है और समय की ज़्यादा खपत होती है, पेपर की ज़्यादा खपत होती है और पेपर जब की खपत ज़्यादा होती है तो जंगलों से पेड़ काटना पड़ता है, उसकी लुगदी लानी पड़ती है, फिर पेपर बनाना पड़ता है, तो पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। ये इन्होंने कुछ कारण बताए और इस कारण से इन्होंने बैलेट पेपर को नकार के और ईवीएम को लाने का इन्होंने तैयारी की। अब ईवीएम को ये सबसे पहले 1990 में लेकर के आने की इन्होंने तैयारी की। और ये तैयारी क्यों की, ये बहुत बड़ा विषय है। आपको इस बात पर गौर से ध्यान देना चाहिए कि ईवीएम लाने की इन्होंने तैयारी क्यों की। ईवीएम की तैयारी इन्होंने इसलिए की क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही थी वैसे वैसे सत्ताधारी पार्टियों को, और ये जितनी भी पार्टियां हैं ये सारी ब्राह्मण फाउंडेड पार्टियां हैं, इनके सारे फाउंडर्स इनके ब्राह्मण हैं और इंटरनली ये सब लोग एक हैं, भाई भतीजे हैं या ब्याई सगे हैं और इनका आपस में कोई ऐसा बड़ा विवाद नहीं है, ये सब एक ही है। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों को उठा करके ये उनके हितैषी कागजों में दिखा करके, मीडिया में हितैषी दिखा करके, और इन्होंने जनता के मुद्दों को उठाया और ऐसा भला कभी बीजेपी भली बन जाती और कभी कांग्रेस भली बन जाती, तो कई जगह दूसरी पार्टियां वो भली बन जाती और आखिरकार वो वोट रहता ब्राह्मणवादी पार्टियों के पास में ही या उनके नेताओं के या फिर ब्राह्मणों के कमांड में रहने वाली पार्टियों के हाथ में ही वो वोट बैंक चला जाता और कमांड भी इन्हीं के हाथ में होती। तो एजुकेशन की वजह से इन्होंने ये देखा कि यदि आने वाले समय में अगर ये एजुकेशन इसी कदर बढ़ती रही तो हमें सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि ये आम पब्लिक के हमारी नीतियों को समझ जाएगी और बैलेट पेपर से यदि चुनाव होते हैं तो फिर इनके लोग या SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग अधिक संख्या में जीतने लगेंगे और फिर कभी हमारे हाथ में सत्ता नहीं आएगी।
ये सोच करके फिर इन्होंने एक तरीका निकाला कि अपन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर के आए। अब इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन लेकर के आने की जो शुरुआत हुई ये सन 1990 में हुई, और 1990 में ये लेकर के आए तो इसका कारण इन्होंने बताया कि भाई बैलेट पेपर से जल्दी बैलेट पेपर की बजाय इससे काउंटिंग जल्दी होती है, वोटिंग जल्दी होती है, बूथ कैप्चरिंग भी होगी, तो सामने वाला उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता या मशीन में कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये कई चीज़ें इन्होंने बता करके और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने की तैयारी करी। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहले 1990 में टेस्ट किया गया, और इसको बनाने वाली जो कंपनी थी वो स्टेट ऑन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन थी, और इसके साथ में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी थी। इन दोनों ने इसको बनाया। 1998 और 2001 में इसको कुछ जगहों पर फर्स्ट फेज में इसको इस्तेमाल करके देखा गया कि भाई इसका क्या रिजल्ट रहता है और इसका क्या विरोध रहता है। उसको एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे इनको इस्तेमाल किया गया, और फिर इन्होंने 2004 में इसको स्थायी रूप से लागू कर दिया गया ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में इसको लागू किया गया 2004 में, और कांग्रेस बहुमत से जीती। और कांग्रेस बहुमत से जीती तो कांग्रेस ने उस साल 2004 और 2009 के फेज में कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया, या पब्लिक को उसके काम पसंद नहीं आए, कुल मिला के पब्लिक उससे चिढ़ गई। और 2009 में इतना विरोध, काफ़ी सारा विरोध रहा कांग्रेस का, और उस विरोध के बावजूद भी और भी अच्छे मतों से वो जीती और अच्छी सीटें उसने फिर दोबारा ली। तो 2009 में भी विरोध के बावजूद जीत गई। तो फिर बीजेपी के नेताओं को ये बात खट गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी का लीडर था, उसी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की, और उस रिट में 2013 के अंदर फैसला हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर गड़बड़ी किया जाना संभव है, उसको टेम्पर्ड किया जाना संभव है, इसीलिए वीवीपैट मशीन लगाई जानी चाहिए। जैसे कि बैलेट पेपर पर सील लगती है, वैसे ही जो कैंडिडेट या जो वोटर आप वोटिंग मशीन में वोट डाल रहा है उसको एक प्रूफ दिया जाना चाहिए, जो कि कागज़ के तौर पर हो कि उसने किसको वोट डाला। और वीवीपैट मशीन लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में 8 अक्टूबर को ऑर्डर कर दिया। अब ये तो 2013 में हो गया। अब ये जब इनकी एक गलती पकड़ में आ गई तो फिर ये कांग्रेस दबाव में आई, और कांग्रेस के लीडर्स दबाव में आए, और दूसरे भी लोग जो भी इनके अलायंस में थे वो लोग दबाव में आ गए। और 2014 और 2019 का चुनाव बीजेपी ने जीत लिया। 2014 के चुनाव में बीजेपी की बहुत ज़बरदस्त लहर आई, काफ़ी लोगों ने वोट दिया, पब्लिक भी उनके पक्ष में आई, और विशेष तौर से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पक्ष में आए, क्योंकि उन्होंने जो देश का एक मॉडल पेश किया था, एक ऐसा एजेंडा, चुनावी ऐसा एजेंडा पेश किया बहुत लुभावना, जिसके जाल में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आए, और स्टूडेंट के साथ साथ उनके माता पिता और आम जनता ने भी उनको वोट डाले। अब बात आती है कि 2014 से लेकर 2019 तक इन्होंने कोई विशेष ज़्यादा काम नहीं किया, और हिंदू मुस्लिम और फालतू बातें और भारत पाकिस्तान ये वो इधर उधर की बातें करते रहे। और उसके बाद फिर इन्होंने 2019 का चुनाव आ गया, और फिर इन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार ऐसे कुछ नारे लेकर के आए, और फिर ये चुनाव में ये इतने विरोध के बावजूद भी ये जीत गए। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने इसको वीवीपैट मशीन नहीं लगाई, और लगाई तो नाम मात्र की 0.5% कुछ जगहों पर लगाई, और वो भी दी नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए। उस पर 10 सेकंड तक 7 सेकंड तक वो दिखती थी, उसके बाद वो अदृश्य हो जाती थी। तो ऐसा इन्होंने किया, लेकिन उससे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की पूर्ण पालना के तहत नहीं आता। उसका पूरा इन्होंने कंटेम्प्ट किया, और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी इनके खिलाफ लगे हुए हैं। अभी भी कुछ फाइलें इनके खिलाफ चल रही है। अब बात यह आई कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है उसमें ऐसा इन्होंने क्यों किया।
अब इन्होंने ऐसा इसलिए किया जी कि इनको ये पता लग गया था कि भाई कांग्रेस तो विरोध करेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस पहले 2 बार कर चुकी है, इसलिए हम भी जितना चाहें उतना कर लेते हैं। तो भयंकर विरोध के बावजूद भी, पब्लिक के नाराज होने के बावजूद भी 2019 में इन्होंने अपना और भी अच्छी सीटों से ये जीत करके आए। और पब्लिक को इस बात का क्लियर कट पता लग गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इन्होंने ईवीएम को नहीं हटाया और वीवीपैट मशीन नहीं लगाई। इसका मतलब यह है कि इनकी नीयत गंदी है और इन्होंने उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कई जगह और जगह भी इन्होंने फिर बाद में स्टेट लेवल के चुनाव भी करवा लिए। अब देखिए 2013 के आदेश के बावजूद भी इन्होंने वीवीपैट मशीन तो लगाई नहीं। अब ईवीएम मशीन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ये आम जनता को समझने की जरूरत है। बैलेट पेपर पर आपका जो भी वोट पड़ता था, जो आप खुद डालते थे, कहां डाला है इस बात का कंफर्मेशन आपको भी होता था और कैंडिडेट को भी होता था। लेकिन ईवीएम के अंतर्गत यह नहीं होता है। जैसे कि कॉल फॉरवर्ड होती है वैसे ही वोट भी फॉरवर्ड होता है और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया था। अब इसका जनता पर क्या असर पड़ा है, उसका अच्छा असर पड़ा या बुरा प्रभाव पड़ा, ये देखने वाली बात है। देखिए, जब कोई पार्टी या कोई नेता वोट ही फॉरवर्ड करके जीत सकता है तो आम जनता की कोई कीमत है नहीं। फिर आम जनता से कोई लेना देना नहीं, आम जनता की उसे कोई जरूरत नहीं है। आम जनता के प्रति उसे खड़ा रहने की या आम जनता के प्रति लाइबल रहने की उसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास ईवीएम मशीन है, उसमें बेईमानी करके आराम से वो जीत सकता है। इसीलिए इन्होंने आम जनता के विरुद्ध कई ऐसे कानून पास किए जिसके अंदर धारा 370 भी रही है और धारा 370 भी जिस तरह से लागू की गई है वो आप सब लोग जानते हैं। और उसके बाद इन्होंने एनआरसी, सीएए, एनपीआर जैसे कानून लेकर के आए और लेकर के आते ही चले गए, क्योंकि जो लीडर्स, जो नेता संसद में थे वो सारे के सारे ईवीएम मशीन से चुन करके गए थे। तो वो सारे के सारे इनके एहसानों तले दबे हुए थे, क्योंकि सारी ईवीएम मशीनों में इतनी सारी गड़बड़ियां की, रोडों पर ईवीएम मशीनें पड़ी हुई मिली, लोगों ईवीएम मशीनों में घोटाले हुए, कई 20 लाख ईवीएम मशीनें चोरी भी चली गई जिनका आज तक की कोई पता नहीं है। और जिन्होंने भी कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश किया तो उनका मुंह बंद कर दिया गया और ज़्यादा बोलते हुए तो उनकी फिर हत्या कर दी गई। ऐसा कई जगह पर देखा गया है और कई अधिकारियों को और कई जो नेता हैं जो बोले ज़्यादा, तो उन पर कोई इनको झूठे केस लगा दिए गए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ भी इन्होंने झूठे केस लगाए गए और फिर उनको बाद में जैसे ही वहाँ से वो रिटायर हुए तो उनको कई और पदों पर उनको बिठा दिया गया और उनको कई तरह से उनको ओब्लाइज किया गया, कई उनको इनाम दिए गए। अर्थात ईवीएम मशीन के दौर में जनता की कोई कीमत नहीं। जनता मरे चाहे जिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जनता को ये खुद मार दें कोई बड़ी बात नहीं है, और जनता को जीने दें तो जीने दें, नहीं जीने तो नहीं जीने दें। तो इसीलिए ईवीएम में गड़बड़ी करके जीतने वाली सरकार जनता के पक्ष की हो, ये कोई जरूर नहीं है। इसीलिए आम जनता को ये सोचना है कि ईवीएम से जो घोटाले की सरकार बनती है वो सरकार हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती। तो बैलेट पेपर और ईवीएम में सबसे बड़ी गड़बड़ी क्यों है, ये बात। अब ईवीएम में गड़बड़ी करने का इनका एक मुख्य कारण और भी था, क्योंकि इनको पता चल गया था कि इनके उल्टे सीधे जो कानून इन्होंने बनाए, जो संविधान के विरुद्ध कानून बनाए, जो आम जनता के विरुद्ध कानून बनाए और हिंदू मुसलमान करने के लिए जो इन्होंने दिन भर एक दिन रात की रट लगा के रखी और हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने के लिए हर संभव इन्होंने प्रयास किए, इससे पब्लिक चढ़ गई। प्लस साथ ही जो स्टूडेंट थे उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, उनके रोजगारों के लिए कुछ नहीं किया, उनकी समान शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया। उल्टा एजुकेशन इतनी महंगी कर दी गई कि वो आम गरीब आदमी तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता। इसीलिए आम जनता इनसे चिढ़ गई और फिर इन्होंने ये देखा कि अगर ये आम जनता चिढ़ गई तो इनके करीबन 15 से लेकर के 30 करोड़ वोट बैंक इनका घट गया। इनका बेसिक वोट बैंक भी घट गया और जो वोट बैंक नए जुड़े थे इनसे, वो भी इनसे दूर होते चले गए। इसीलिए इन्होंने फिर दिमाग लगाया कि ईवीएम में गड़बड़ियां की जानी चाहिए। और दूसरी बात, फिर इसीलिए ये एनआरसी लेकर के आए कि एनआरसी लेकर के आएंगे, कल को भाई ईवीएम हट भी जाए तो एनआरसी के जरिए
हम लोग भारत के SC ST OBC और माइनॉरिटी के अधिकतम तबके को हम लोग उसमें दोयम दर्जे की नागरिकता में डाल देंगे, और जब दोयम दर्जे की नागरिकता हो जाएगी उनकी, तो वो वोट तो दे नहीं सकेंगे, और वोट नहीं दे सकेंगे तो फिर हम लोग जो हमारे समर्थक जो वोटर्स हैं वही वोट डालेंगे, और फिर हम ही जीतेंगे और हमारी सरकारें बनेगी। तो इनका ये प्लान था। तो बैलेट पेपर और EVM में सबसे बड़ा डिफरेंस ये रहा कि बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव में आपका जनप्रतिनिधि आपकी परवाह करता था, आपकी शिक्षा की परवाह करता था, आपके रोजगार की परवाह करता था, आपके और भी जन कल्याण की जो पॉलिसी जो होती थी, जो काम होते थे, उनकी परवाह करता था। लेकिन EVM की सरकार इन बातों की परवाह नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसको आम आदमी के द्वारा डाला गया वोट पड़े या नहीं पड़े, या पड़ा या नहीं पड़ा, पहले उसको खुद को ही पता नहीं होता, क्योंकि सारा का सारा बेईमानी करके या EVM में घोटाला करके वो जीतती है। तो इसीलिए जो कोई ईमानदारी से कोई उससे वोट डालता है, उसका वोट भी उसको पता ही नहीं है कि वो उसको वोट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा। लेकिन बैलेट पेपर में हम किसको वोट डाल रहे हैं, ये बैलेट पेपर पर हमें पता होता है, और कैंडिडेट को पता होता है कि भाई फला एरिया से फला लोगों ने, इतने लोगों ने मुझे वोट डाला और मुझे जिताया। तो वो उस जनता का वो आभार व्यक्त करता था और आभारी रहता था। इस वजह से वो जनता के काम भी करता था। EVM की सरकार जनता के काम नहीं करती, जनता के विरुद्ध में जाती है। इसीलिए हमारे लिए EVM हमारे लिए वरदान है, और बैलेट पेपर हमारे लिए वरदान है, और EVM हमारे लिए अभिशाप है। इसीलिए इस अभिशाप से मुक्त होने के लिए हम सबको हर संभव प्रयास करना चाहिए। और बहुजन क्रांति मोर्चा काफ़ी दिनों से इसके विरुद्ध एक EVM हटाओ देश बचाओ वाली जो एक रैली चला रखी है उन्होंने, और ये रैली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 6 महीने की थी, और वो करीब करीब पूरी हो चुकी है। तो EVM वाली जो EVM के विरुद्ध EVM भंडाफोड़ जो रैली चल रही थी, उस रैली का मकसद यही था कि लोगों को EVM में जो घोटाला करके ये सरकार जीती है, उस घोटाले को लोगों के सामने उजागर करना। वो घोटाला काफ़ी हद तक जनता के सामने उजागर भी हो चुका है, और जनता इसको समझ भी चुकी है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि बैलेट पेपर और EVM में क्या अंतर है। तो इस वीडियो को आप देखिए और औरों को भी शेयर कीजिए और औरों को बताइए, और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और बेल आइकन जो इसका दबाइए, ताकि लेटेस्ट जो हमारे वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो और इसी तरीके से हम आगे से आगे एक से एक कड़ी जोड़ते हुए वीडियो कंटिन्यू लेकर के आएंगे। उनको कंटिन्यू देखते रहिए। जय मूल निवासी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए।